किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रामबाण बताने वाला हूं जिसका सही और सटीक प्रयोग करके आप अपने उपज को पिछले सालों से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो भी कम से कम लागत में। किसान भाइयों, धान की सफल खेती या ज्यादा उपज पाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है धान बुआई का समय। यानी जब एक तरफ आपकी नर्सरी तैयार हो रही हो और दूसरी तरफ आपकी पूरी खेत प्लॉटिंग जो है वो तैयार हो रही हो, जहां आप अपने धान के नर्सरी को यानी पल्ली या चारा जो भी आप कहते हैं उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। यही वो समय है जहां आप दूसरे किसानों से आगे निकल सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको ज्यादा उपज मिलेगा बल्कि आपकी धान की फसल शुरुआत से ही हरी भरी रहेगी, कल्लों से भरी रहेगी। साथ ही साथ तरह तरह के जो पीलापन या और भी तरह के जो रोग बीमारी धान में देखने को मिलता है, उन सब से भी आपके फसल बच के रहेंगे और लंबी लंबी बालियां आएंगी, जिसे देख के आपके आसपास के किसान आपसे ये जरूर पूछेगा कि अपने फसल में कौन सा जादू किए हो। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि फसलों में अच्छी वृद्धि, हरापन और अच्छी उपज के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके अलावा और कुछ सहायक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे फसलों पे संजीवनी का काम करता है। इसीलिए हमें ऐसे खादों की प्रयोग करना होगा जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो और सही मात्रा में मौजूद हो। जैसे जो जैविक खाद होते हैं उनमें सभी प्रकार के और सही मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसीलिए हमें अपने खेतों में जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो या चाहे वो कंपोस्ट की खाद हो। उसे आपको अपने खेत में 15 से 20 दिन पहले डाल देना है, ताकि वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाए, मिनरलाइज हो जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपके फसलों को मिल पाए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो हमें हरी खाद का प्रयोग भी करना चाहिए। हरी खाद काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके प्रयोग से हमारे भूमि में जैविक पदार्थ तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे मिट्टी में, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ता है, जिससे पौधों की वृद्धि और पौधे की हरापन में सहायता मिलती है। इन्हीं सब कारणों के वजह से आपके खेत में आपको जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां तक संभव हो पाए। इसके अलावा जो रासायनिक फर्टिलाइजर है, जैसे डीएपी, एनपीके, एसएसपी, एमओपी, यूरिया, इन सब का भी हमें सही और सटीक एवं बैलेंस्ड इस्तेमाल करना चाहिए। सही और बैलेंस्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके ज्यादा प्रयोग से या जितना जरूरत हो उससे ज्यादा आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे हमारी पर्यावरण को हानि पहुंचता है, साथ ही साथ ये फसलों के लिए भी हानिदायक साबित हो सकता है। इसीलिए जब भी हम रासायनिक फर्टिलाइजर या खाद का प्रयोग करें तब हमें सही गणना और मात्रा का ध्यान रखना चाहिए और जितना रिकमेंडेड डोज हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि हमारे पूरे देश भर में अक्सर 2 तरह की धानों की खेती की जाती है। पहला तो है रिसर्च धान यानी हाई यील्डिंग धान, और दूसरा है हाइब्रिड धान। दोनों धानों की खेती में जो रासायनिक फर्टिलाइजर यानी खाद की रिकमेंडेड डोज है वो अलग अलग होती है, जो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। पहले जान लेते हैं हाई यील्डिंग धान यानी रिसर्च धान के बुआई के समय हमें कौन सा फर्टिलाइजर और कितने मात्रा में देना है। तो इस चीज को ऐसे समझते हैं कि एनपीके, डीएपी, एसएसपी, इन तीनों में से आपको कोई एक लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आप एनपीके लेते हैं तो आपको एनपीके का 12, 32, 16 को ही लेना है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, मौजूद है। और कितना लेना है तो 75 केजी लेना है 1 एकड़ में। इसके साथ आपको 24 केजी यूरिया भी लेना है और इसी के साथ आपको 8 केजी एमओपी भी लेके डाल देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये आपको धान बुआई यानी ट्रांसप्लांटेशन के समय ही डाल देना है। और अगर आप किसी कारण एनपीके नहीं डाल पाते हैं या एनपीके नहीं डालना चाहते हैं तो आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी आपको 52 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। इसके साथ आपको 24 केजी यूरिया लेना है। साथ ही साथ आपको इसमें एमओपी का जो मात्रा है वो थोड़ा बढ़ा के 28 केजी कर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप एनपीके, डीएपी में से दोनों को ही नहीं डालना चाहते हैं या नहीं डाल पाते हैं तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एसएसपी लेते हैं तो आपको एसएसपी 1 एकड़ में 150 केजी लेना है, 150 केजी। इसके साथ आपको जो यूरिया की संख्या है ये थोड़ा आपको बढ़ा देना है। यूरिया आपको लेना है 44 केजी 1 एकड़ में और एमओपी आपको 28 केजी ही रखना है।
इससे आपके फसलों में आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से आपको कोई भी एक ही लेना है, चाहे आप एनपीके ले या चाहे आप डीएपी ले या चाहे आप एसएसपी ले। मतलब अगर आप एनपीके लेते हैं तो एनपीके के साथ आपको यूरिया 24 केजी और एमओपी 8 केजी लेना है और एनपीके 75 केजी लेना है। इसके अलावा आप अगर डीएपी लेते हैं तो डीएपी आपको 52 केजी लेना है, इसके साथ 24 केजी यूरिया लेना है और एमओपी इसमें आपको 28 केजी लेना है। इसी तरह से अगर आप एसएसपी लेते हैं तो आपको 150 केजी एसएसपी लेना है, 44 केजी यूरिया लेना है और 28 केजी एमओपी लेना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एक ही कॉम्बिनेशन लेना है और धान बुआई यानी ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही आपको डाल देना है। अच्छा, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो जिंक के बारे में बताया ही नहीं, मतलब क्या जिंक को नहीं डालना है? तो ऐसा नहीं है। सटीक जिंक का चयन करना, जिंक की सटीक मात्रा और जिंक को देने का सही समय क्या है वो भी जानेंगे। मगर उससे पहले ये जानते हैं कि अगर हम हाइब्रिड धान की बुआई करते हैं तो हमें फर्टिलाइजर की डोज यानी खाद की मात्रा क्या रखना होगा। एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से मुझे काफी उत्साह मिलता है और मुझे ये भी पता लगता है कि मेरे बताए गए जानकारी से किसानों को फायदा मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह के खेती से जुड़ी वीडियोज आपको मिलती रहे। खैर, अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं हाइब्रिड धान में कौन सा खाद लेना है और कितने मात्रा में लेना है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको हाई यील्डिंग यानी रिसर्च धान के लिए जो कॉम्बिनेशन जैसा कॉम्बिनेशन बताया हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। ये वाला यही हूबहू कॉम्बिनेशन आपको रखना है। सिर्फ इसमें आपको एमओपी की मात्रा बढ़ाना होगा क्योंकि हाइब्रिड धान में पोटास की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको 14 से 15 केजी प्रति एकड़ पोटास की मात्रा बढ़ा देना है। जैसे मान लेते हैं आप एनपीके वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसमें आपको 75 केजी एनपीके लेना होता है और 24 केजी यूरिया लेना होता है। साथ ही साथ आपको 8 केजी एमओपी लेना होता है हाई यील्डिंग धान के लिए। लेकिन हाइब्रिड धान में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको एमओपी की जो मात्रा 8 केजी है इसको 14 केजी बढ़ा देना है प्रति एकड़ में। मतलब 8 केजी और 14 केजी हो गया 22 केजी आपको प्रति एकड़ में एमओपी देना है। इसी तरह से अगर आप डीएपी का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसमें भी आपको सिर्फ एमओपी का मात्रा बढ़ा देना है। मतलब 28 केजी एमओपी, उसके साथ आपको 14 से 15 केजी एमओपी और दे देना है। इसी तरह से आपको एसएसपी वाला कॉम्बिनेशन में भी 14 से 15 केजी एमओपी बढ़ा के देना है। अब अगर जिंक की बात करें तो बिल्कुल हमें अपने फसलों में खेतों में जिंक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जिंक के कमी के वजह से हमारे फसलों में तरह तरह की समस्याएं होती है, साथ ही साथ हमारे उपज में भी कमी आती है। इसीलिए हमें जिंक का इस्तेमाल सटीक समय पे जरूर करना चाहिए। हमारे पास जिंक का क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है या कौन सा जिंक आपको लेना चाहिए, तो आप चाहे तो जिंक सल्फेट 21% वाला ले सकते हैं या आप जिंक सल्फेट 33% वाला ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो ईडीटीए जिंक भी ले सकते हैं 12% वाला। इसे चिलेटेड जिंक भी कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के फॉस्फोरस के साथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको बेसल डोज यानी जो आपको कॉम्बिनेशन बताया है उसमें जिंक सल्फेट को नहीं रखा है क्योंकि उन तीनों में फॉस्फोरस मौजूद है। चाहे एनपीके हो या डीएपी हो या एसएसपी हो, तीनों में फॉस्फोरस है। इसीलिए मैंने उन कॉम्बिनेशन में आपको जिंक सल्फेट के बारे में नहीं बताया है क्योंकि जिंक सल्फेट फॉस्फोरस के साथ नहीं चलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि धान रुपाई के 10, 15 या 20 दिन बाद जब आप पहली यूरिया डालेंगे तो उसके साथ आपको जिंक सल्फेट को मिला के डाल देना है। जिंक सल्फेट यूरिया के साथ चलता है लेकिन फॉस्फोरस के साथ नहीं चलता है। इसीलिए आप इसे यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं अपने फसलों में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ईडीटीए जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप बुआई के समय ही दे सकते हैं क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, डीएपी, एनपीके और एसएसपी के साथ आपको जिंक सल्फेट नहीं लेना है। चाहे कोई भी कहे, कितना भी जिद करे, आपको जिंक सल्फेट फॉस्फोरस के साथ नहीं मिलाना है क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है या फिर वो कॉम्बिनेशन खराब भी हो सकता है जिससे आपको फायदा ना के बराबर मिले। इसीलिए आपको जिंक सल्फेट को फॉस्फोरस के साथ नहीं मिलाना है। और अगर आप ईडीटीए जिंक लेते हैं तब दे सकते हैं, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर बात करें कि कितना जिंक हमें देना है,
तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट अगर आप लेते हैं 21% वाला, तो ये 10 kg पर्याप्त है 1 एकड़ जमीन के लिए। और अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला लेते हैं तो ये आपको 8 kg रखना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और EDTA 12% वाला जो चिलेटेड जिंक है, ये 1 एकड़ के लिए 2 से 3 kg काफी है। आप चाहे तो विशेष जरूरी पड़ने पे इसका 4 kg भी डोज रख सकते हैं 1 एकड़ के लिए। ये थोड़ा महंगा आता है और ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए ये 2-3 kg पर्याप्त है। ये अच्छी तरह से फैल जाता है आपके खेत में। और एक बात कि अगर आपके मिट्टी का pH 7.5 से ज्यादा है तो आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ EDTA जिंक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो चिलेटेड जिंक होता है उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, या फिर जिंक सल्फेट का स्प्रे करना होगा, इसको डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके मन में अगर अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आप धान की खेती में फिटकरी का इस्तेमाल करके चमत्कारी फायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मिलेंगे इसी वीडियो में।